अप्रैल से लेकर जून तक का समय ऐसा होता है जब सैलरी क्लास के लोगों के इंक्रीमेंट और प्रमोशन होते हैं। अब सैलरी बढ़ेगी तो टैक्स का बोझ भी तो बढ़ेगा। वैसे तो देश के विकास के लिए टैक्स देना एक अच्छी बात है, लेकिन जहां बचत संभव हो वहां बचत कर लेनी चाहिए। ये चोरी नहीं बल्कि आपका हक है। तो चलिए समझते हैं कि बढ़ी हुई सैलरी पर क्या एडजस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट्स किए जाएं कि टैक्स कम देना पड़े। आपकी ये टैक्स प्लानिंग कराने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और रस्तोगी चेंबर्स के फाउंडर अभिषेक रस्तोगी। सर, बहुत स्वागत है आज आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। थैंक यू। पहला सवाल जो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जो टैक्स की बात हम करते हैं, तो अब जब से नया टैक्स रिजीम आ गया है, एक कंफ्यूजन हमेशा रहती है कि नया टैक्स रिजीम किसके लिए बेहतर है और पुराना टैक्स रिजीम किसके लिए बेहतर है। तो एक मैं आपसे इनकम के बेंचमार्क की तरह समझना चाहता हूं कि कितने तक की इनकम हो तो नया टैक्स रिजीम चुन लेना चाहिए, और कितने तक के बाद की इनकम हो यानी कितनी ज्यादा इनकम हो एक लिमिट से तो फिर हमें पुराने टैक्स रिजीम की तरफ जाना चाहिए। देखिए, जब हम अपने क्लाइंट्स को या टैक्स पेयर्स को इस बारे में बताते हैं तो हम उनको ये समझाते हैं कि आप इसका ऑब्जेक्टिव समझिए। न्यू टैक्स स्कीम का न्यू टैक्स स्कीम के ऑब्जेक्टिव ये हैं कि आपको बहुत सारी ऐसी डिडक्शंस नहीं मिलेंगी जो कि ओल्ड रिजीम में मिलती आई हैं। सो बहुत ज्यादा टैक्स का दोनों रिजीम में अंतर नहीं पड़ता है। मगर अगर किसी की कोई बहुत बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसको पूरा 1,50,000 का उस पर डिडक्शन मिलता है, तो उनको ये बोला जाता है कि आप ओल्ड रिजीम का बेनिफिट ले सकते हैं। बट जनरली जो कॉमन एडवाइस रहती है उसमें यही एडवाइस रहती है कि आप नई टैक्स रिजीम में आइए। ये डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे, मगर क्योंकि नई टैक्स रिजीम में एग्जेम्पशंस जो हैं वो थ्रेशोल्ड पर बेस्ड हैं और रेट जो है वो हायर लिमिट्स पर बेस्ड है, तो अकॉर्डिंगली टैक्स ऑलमोस्ट सेम पड़ जाएगा। तो नई टैक्स रिजीम का ही फायदा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि ओल्ड रिजीम में हमें प्रूफ करने पड़ते हैं, सबमिट करने पड़ते हैं, कंप्लाई करने पड़ते हैं, जिसमें आगे आने वाले समय में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं टैक्स अथॉरिटीज के साथ। तो न्यू टैक्स रिजीम में ही एडवाइस करा जाता है कि आप अपना रिटर्न फाइल करें। बिल्कुल। ये बात हुई उन लोगों की जो अभी नया रिजीम चुनने वाले हैं, लेकिन जो पुराने रिजीम के साथ हैं जरा उनकी तरफ चलते हैं। अब मामला ये है कि अप्रैल और मई का महीना है, इंक्रीमेंट्स हुए हैं, पैसे बढ़ गए, सैलरी बढ़ गई, अब टैक्स का बोझ भी बढ़ा है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए किसी एक इनकम इंसान की इनकम 10 लाख रुपए की थी सालाना और वो इंक्रीमेंट के बाद अब वो 12 लाख पर पहुंच गया है, तो क्या नए एडजस्टमेंट उसे करने चाहिए कि उसका टैक्स का जो एक बर्डन था वो उसी आसपास रहे या हल्का फुल्का ही बढ़े। देखिए, जो आजकल हम हमारे पास बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं, उसमें ऐसे इश्यूज आते हैं जैसे कि किसी ने जॉब चेंज करा और उसने अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म नहीं करा, तो टीडीएस डिडक्शंस जो हैं वो करेक्ट नहीं हो रही हैं। या फिर जब इंक्रीमेंट लेके एक कंपनी से दूसरी कंपनी में एम्प्लॉय आया, तो उसने स्टैंडर्ड डिडक्शन के बेसिस पर पहली कंपनी में भी डिडक्शन ले ली और सेकंड में भी ले ली, तो टीडीएस कम कटा। टीडीएस कम कटेगा तो इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ेगा। सो ऐसी बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं जहां पर प्रॉपर इंटीमेशन एम्प्लॉयर को नहीं दिया जाता और उसके कारण ये इंटरेस्ट बर्डन बढ़ जाता है। तो जब भी ऐसा कोई जॉब चेंज होता है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की कैलकुलेशन पहली कंपनी ने कितनी लिए, सेकंड कंपनी ने कितनी लिए, ये इंफॉर्म करना बहुत जरूरी है, जिससे एप्रोप्रिएट टीडीएस कटे। दूसरा, जब भी टीडीएस की बात आती है तो टैक्स पेयर को ये चेक करना चाहिए कि उसके 26 एएस में कितना टीडीएस डिडक्टेड दिखा रहा है। अगर किसी को टीडीएस काटना है तो यह अत्यंत आवश्यक है कि वो टाइम पर काट कर उसको टीडीएस को जमा करे, नहीं तो उस टीडीएस डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता, जिसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ेगी, इंटरेस्ट बर्डन भी बढ़ेगा। तो इस समय ऐसा बहुत आवश्यक है कि 26 एएस को डाउनलोड करके उसमें चेक करा जाए कि किसने टीडीएस भरा है और किसने टीडीएस नहीं भरा। बिल्कुल। सो 26 एस जरूर देखें अपने टैक्स की कैलकुलेशन के लिए कि आपका कितना टैक्स कटा है। सर, अब बात करते हैं इस चीज पर कि अगर 2 लाख रुपए सालाना इनकम बढ़ गई है और मैं इसी कंपनी में हूं, पर्टिकुलर एक कंपनी में मैं एबीसी लिमिटेड में काम करता था और एबीसी लिमिटेड में ही मैं अभी आगे भी कंटिन्यू कर रहा हूं, और मेरी सालाना इनकम 2 लाख रुपए बढ़ गई है, तो क्या हेड्स हो सकते हैं जहां पे मैं इन्वेस्ट करूं? क्या क्या एक सैलरी क्लास के पास क्या ऑप्शन है जहां पे वो इन्वेस्ट करके
और टैक्स सेविंग कर सकता है, या जिन डिडक्शंस को क्लेम करके वो टैक्स बचा सकता है? देखिए, आज लॉ न्यू रिजीम में बहुत क्लियर है, टैक्स स्लैब्स बहुत क्लियर है। तो कोई भी टैक्स जो इंक्रीमेंटल सैलरी के बेसिस पर आपको पे करना है, वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा। मगर इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि जब सैलरी बढ़ती है तो सेविंग्स बढ़ती हैं। फॉर इंस्टेंस, जब आपकी सैलरी बढ़ रही है तो आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट्स, मैं एक एग्जांपल देता हूं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स आपके बढ़ते हैं। फिक्स डिपॉजिट पे जो बैंक टीडीएस काटता है वो 10% ही होता है। बट आपके एग्जाम्पल में जब सैलरी 10 लाख से 12 लाख गई या 15 लाख के ऊपर गई तो आप हायर इनकम ब्रैकेट में आ जाते हैं। मगर टैक्स जो कट रहा है इंटरेस्ट पर, बैंक जो फिक्स डिपॉजिट पे काट रही है टीडीएस, वो 10% ही काटती है। तो ऐसे में ये इंपॉर्टेंट होता है कि जितने भी अदर हेड्स ऑफ इनकम है, इंटरेस्ट इनकम हुआ या अन्य जो अदर हेड्स ऑफ इनकम है, उस पर कंप्यूटेशन ड्यूरिंग द ईयर करी जाए, जिससे कि उस पर एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन एप्रोप्रिएट हो। एडवांस टैक्स अगर पे होगा, टाइम से पे होगा, तो जो ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी है या इंटरेस्ट बर्डन आता है डिफरेंट सेक्शंस में, एडवांस टैक्स समय पर ना पे करना की वजह से या प्रोपोर्शनेट पे ना करने की वजह से, वो बर्डन हम जनरली बताते हैं कि अदर इनकम्स में आप एनालाइज कीजिए। साल के शुरू में ही एनालाइज कीजिए, साल के बाद में एनालाइज मत कीजिए, क्योंकि अगर आप साल के बाद में उसको कंप्यूट करके ऐड करोगे तो आप उतना एडवांस टैक्स नहीं दे पाओगे, तो आपको इंटरेस्ट बर्डन बढ़ जाता है। बिल्कुल। एक एक कॉमन जो टैक्स सेविंग का हमें एक अंदाजा लगता है, हम एटीसी की तरफ जाते हैं, हमें लगता है कि 1.5 लाख रुपए की जो डिडक्शन है एटीसी की मिलती है। इसके अलावा हम और चीज़ों पे बहुत जल्दी जा नहीं पाते, कई सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं होती। तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि और कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं जहाँ पे हम और इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या इंश्योरेंस पे कुछ मिलता है, या फिर इसके अलावा और कोई ऑप्शंस हेड्स हो सकते हैं जिसके अंदर हम इन्वेस्ट करके टैक्स बचा सकते हैं? पुराने इनकम देखिए, की अगर बात करें हम, अगर पुराने रिजीम की बात पुराने करें। इनकम में जो मॉनेटरी लिमिट्स हैं, वो सारी स्कीम्स आज अवेलेबल हैं, इंश्योरेंस हो चाहे अदर चीजें हो। मगर नई रिजीम में डिफिकल्टी हो जाती है कि हमको बहुत लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बात करी जाए एचआरए की, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है न्यू रिजीम में, वो सैलरीड क्लास को मिलेगा। मगर उसमें जो बहुत दिक्कतें देखी गई हैं वो ये देखी गई हैं कि एचआरए जो होता है, अगर सपोज दो जनों का वो फ्लैट है जहां पर जो आपने लिया है, तो आपको पहली बात तो ये कि उन दोनों जनों को इक्वल रेंट पे करना चाहिए। अब जब सैलरी बढ़ती है तो 50,000 से ऊपर पर एचआरए की डिडक्शन के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि आप टीडीएस काटें, क्योंकि लॉ कहता है कि जब 50,000 रुपए से ऊपर आप रेंट पे करते हो तो आप 194 आईबी में 5% टीडीएस काटें। अब अगर आप वो 5% टीडीएस नहीं काटेंगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी तो आपको इनकम में वो ऐड हो जाएगा। तो जो रेंटल का एक एस्पेक्ट है, जो वो टीडीएस डिडक्शन से रिलेटेड हो या फिर एप्रोप्रिएट रेंट पे करना हो को ओनर्स को। सिमिलरली, तब क्या होता है कि सपोज हस्बैंड वाइफ ने जॉइंट लोन लेके घर खरीदा और उसको रेंट पे दिया, ईज ऑफ कंप्लायंस की वजह से बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो रेंटल इनकम टोटल हस्बैंड ने या वाइफ ने एक ही अकाउंट में ले ली। अब अगर आप उस पूरी इनकम को एक ही अकाउंट में लेंगे तो ओनरशिप तो दो जनों की है, आइडली वो बंटनी चाहिए। अगर आपने एक जगह ज्यादा टैक्स पे कर दिया जो आपको रिफंड मिलेगा, और दूसरी जगह आपने कम टैक्स पे करा जहां पर टैक्स का बर्डन, इंटरेस्ट, पेनल्टीज एटसेट्रा का बर्डन आप पर पड़ेगा। तो जहां पर अदर इनकम्स की बात आती है, एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स की बात आती है, वहां पर रेंट को बहुत ध्यान से समझने वाली बात है सैलरीड क्लास के लिए। क्योंकि बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि या तो सैलरीड क्लास बड़ा रेंट दे रहे हैं, 50,000 से ऊपर का रेंट दे रहे हैं, मगर टीडीएस नहीं काट रहे, तो एचआरए अलाउंस में प्रॉब्लम होगी। या फिर ऐसा होता है कि उन्होंने घर ले लिया है, अब उस पे घर पर लोन है, तो इंटरेस्ट की जो डिडक्शन है वो दोनों को जानी चाहिए, जो इनकम है वो दोनों के अकाउंट में जानी चाहिए, जो चेक्स हैं वो दोनों के अकाउंट में आने चाहिए। तो ऐसा नॉन कंप्लायंस जिससे ना हो, ये अप्रोप्रिएट है कि जब आप रिटर्न फाइल करें, अपनी एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करें, साल के शुरुआत में ही आप पूरे साल का असेस करें कि आपकी टोटल इनकम फ्रॉम अदर हेड्स कितनी होगी, और उस बेसिस पर आपको एडवांस टैक्स पे करना है, कंप्लायंस करना है। और ना भूलें
कि जो फॉर्म 26 AS है उसमें आप माइन्यूटली चेक करें फाइनेंशियल ईयर के एंड पर कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आपको ये डिडक्शन देनी थी, टीडीएस आपके बिहाफ पर जमा करना था, पर टीडीएस आपका काटा नहीं या काट लिया, पेमेंट कम करा मगर जमा नहीं करा। तो ऐसी चीजों को देखना बहुत अत्यंत आवश्यक रहता है अपनी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, इंटरेस्ट बर्डन को मिटिगेट करने के लिए, करेक्ट टैक्स कंप्यूटेशन करने के लिए, और इसी से सैलरी क्लास लोगों को फायदा होगा। बिल्कुल। अब एक सवाल मेरे एक व्यूअर का है जो इन्होंने पूछा है कि उनके वाइफ और उनको दोनों को एचआरए अलाउंस मिलता है, लेकिन रेंट जो पे करता है उनमें से कोई एक पे करता है, तो जो अलाउंस है उसका टैक्स बेनिफिट दोनों में से किसी एक को ही मिलेगा, तो कैसे वो अपनी वाइफ के लिए भी एचआरए अलाउंस का फायदा ले सकते हैं? क्या कोई ऐसा प्रोविजन है या टैक्स का बेनिफिट बिल्कुल सिर्फ हस्बैंड को ही मिलेगा? बिल्कुल प्रोविजन है। लॉ ये कहता है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों इनकम अर्न करते हैं और सपोज उस घर का रेंट 40,000 रुपए है, तो दोनों 20-20 हजार रुपए भी रेंट पे कर सकते हैं, और दोनों को अपने रेंट पेमेंट के बेसिस पर लैंड ओनर से एचआरए रिसीट लेनी होगी, डिस्क्लोज करना होगा, और ये बेनिफिट दोनों को मिलेगा। इसलिए ये आवश्यक है कि दोनों लोग चेक के माध्यम से लैंडलॉर्ड को पे करें, 20-20 हजार रुपए इस एग्जाम्पल के हिसाब से पे करें, और दोनों अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस में डिस्क्लोज करें, रेंट रिसीट दिखाएं, और दोनों ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अब आगे बढ़ते हैं, टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आईटीआर क्लेम करने का वक्त आ गया है। तो एक जो कंफ्यूजन रहती है कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखें टैक्स रिटर्न फाइलिंग के वक्त, एक सैलरीड क्लास के लिए वो कौन कौन से चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान उनको रखना चाहिए जब वो टैक्स रिटर्न क्लेम कर रहे हैं, आईटीआर जब भर रहे हैं? तो देखिए, आईटीआर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन। जो भी एरर्स आती हैं वो एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन पर आती हैं, क्योंकि जो अदर इनकम ऐड होती है सैलरी में, देखिए सैलरी तो एम्प्लॉयर उस पर टीडीएस काटता है, मगर जब या तो किसी एम्प्लॉयर ने कंपनी चेंज करी और वो टीडीएस ठीक नहीं कटा, या स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों जगह बेनिफिट ले लिया, तो कंप्यूटेशन गलत हो जाती है। इसलिए सैलरी पर कुछ ऐसी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी ली अगर चेंज ऑफ जॉब है, अदर इनकम पर आपकी कितनी इनकम बनती है, कैपिटल गेन पे क्या है, फिक्स डिपॉजिट पे क्या है, और जो सबसे ज्यादा गलतियां सामने आती हैं वो एडवांस टैक्स से रिलेटेड आती हैं, क्योंकि जो अदर इनकम है उस पर जनरली क्या होता है, जैसे इंटरेस्ट है उस पर कम टीडीएस काटा जाता है, 10% पर टीडीएस काटा जाता है, मगर अगर 15 लाख से किसी की इनकम ज्यादा है तो वो हायर टैक्स ब्रैकेट में आता है, उसका पूरा टैक्स नहीं कटता जो बैंक टीडीएस काटता है। तो उन सिचुएशन में कितना एडवांस टैक्स पे करा है वो चीज एक आती है। अगर आप रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करते तो आपको कुछ लेट फाइलिंग फीस एटसेट्रा पे करनी पड़ती है। बेटर यही होता है कि आप वो लेट फाइलिंग फी जब आप फाइनल टैक्स पे कर रहे हैं या इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आप तभी उसको पे कर दीजिए, नहीं तो इनकम टैक्स से आपको एक इंटीमेशन आएगा और वो आपको एक सरदर्द लगेगा जब वो आएगा। तो उससे बेटर ये है कि आप उसको, अगर वो 5,000 रुपए की पेनल्टी है, लेट फी फाइलिंग है, तो आप वो पहले ही पे कर दीजिए, जिससे कि आपके रिटर्न कोई स्क्रूटनी में ना आए, उसमें कोई डेफिशिएंसी ना हो, उसमें कोई लैक ऑफ पेमेंट्स ना हो, तो आपका वो पूरा कंप्लायंस हो जाएगा, आपको फर्दर कंप्लायंसेस नहीं करने पड़ेंगे। बिल्कुल। सो आईटीआर फाइल करते वक्त सैलरीड पर्सन को ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि एडवांस टैक्स उसका किन किन चीज़ों पर कैलकुलेट हुआ है, डिडक्ट हुआ है, और कहाँ उसे और डिस्क्लोज करना है कि उसकी अदर सोर्सेज से इनकम है। अभिषेक सर की ये बहुत क्लियर राय है और क्लियर चीज़ें हैं कि किन लोगों को किस तरह के टैक्स ब्रैकेट में जाना चाहिए, कौन सा रिजीम चूज करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, आज आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों का बहुत अच्छा एक आपने मार्गदर्शन किया। और दर्शकों के लिए एक बात ज़रूर ये कि अगर आपको और भी कोई सवाल आपके मन में हो, आपको लगता हो कि किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप फंसे हैं जहां आपको समझना है कि अब टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाए, या यहां टैक्स कैसे बचाया जाए, या कैसे टैक्स दिया जाए या रिटर्न क्लेम किया जाए, इन सारे सवालों को आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब अभिषेक जी के पास वापस से लेकर जाएंगे और वो जवाब आप तक पहुंचाएंगे।